जो मुद्दा पिछले काफी वक्त से राहुल गांधी उठा रहे थे या फिर आरजेडी तेजस्वी यादव इसे बड़ा मुद्दा बिहार चुनावों में बना सकते थे, उससे पहले ही केंद्र की मोदी सरकार ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। और मैं बात कर रही हूं जाति जनगणना की, जिसको लेकर अब सरकार ही सवालों के घेरे में है। वो तबके आगे आकर पूछ रहे हैं कि बात राहुल गांधी की बात मानने की नहीं है, या फिर आपने क्या सोचकर या बिहार के चुनावों को सोचकर ये फैसला लिया। इन सबसे इतर बटेंगे तो कटेंगे वाला नारा आपका कहां गया? आप पहलगाम का मुद्दा उठाकर ये कह रहे थे कि भाई धर्म पूछकर मारा, लेकिन आपने तो जातियों में बांटने का काम करना शुरू कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अश्वनी उपाध्याय मेरे साथ मौजूद हैं और आज मैं उनसे समझने की कोशिश करूंगी कि जातीय जनगणना का फायदा होगा, नुकसान होगा, इसके प्रोज एंड कॉन्स जिनकी हम बात करते हैं वो क्या है, और वाकई में क्या ये इतना बड़ा ड्रॉबैक साबित होगा सरकार के लिए जिस तरीके से मुद्दा उठाया जा रहा है, या फिर असली कहानी इसके पीछे की कुछ और है। स्वागत है सर आपका। सर, जनगणना तो हमें समझ में आ रहा था, लेकिन 94 साल बाद अगर ये कहा जाता है कि आजादी के बाद पहली बार और कुल मिलाकर 94 साल बाद जातीय जनगणना हो रही है, तो ये तो और बांटने का काम करेगा। जात जात जात। बाबा साहब अम्बेडकर कास्ट फ्री सोसाइटी बनाना चाहते थे। बाबा साहब अम्बेडकर के चाहते थे कि भारत में जाति प्रथा पूरी तरीके से खत्म हो जाए। वो जाति निर्मूलन चाहते थे। भारत का संविधान भी कास्ट फ्री सोसाइटी बनाना चाहता है। भारत का संविधान भी कहता है छुआछूत नहीं होना चाहिए, ऊंच नीच का भेदभाव नहीं होना चाहिए। हमारे वेद पुराण में भी कास्ट का कोई सिस्टम नहीं है। कास्ट सिस्टम 1500 साल पुराना है, क्रिश्चियनिटी के बाद आया। क्रिश्चियनिटी के पहले कोई कास्ट था ही नहीं। हमारे तो 4 वर्ण होते थे, बड़े फ्लेक्सिबल होते थे। अपने कर्म के अनुसार ब्राह्मण का लड़का क्षत्रिय कहलाता था, क्षत्रिय का लड़का वैश्य कहलाता था, वैश्य का लड़का ब्राह्मण कहलाता था। सब आपस में घूमते रहते थे। ऐसे अनेकों एग्जाम्पल हैं जहां ब्राह्मण भी राजा हुए, क्षत्रिय भी राजा हुए, वैश्य भी राजा हुए, दलित भी राजा हुए। ऐसे अनेकों एग्जाम्पल हैं जहां दलित भी सेनापति हुए, बिल्कुल सेना में रहे, राजा भी हुए, मंत्री भी बने। उदाहरण लिख लो आप, राजा दशरथ क्षत्रिय थे और उनके जो मंत्री सुमंत नाविक के लड़के थे, मल्लाह के लड़के थे, दलित के लड़के थे। अंगद की पहचान सूतपुत्र की थी कि भाई मछुआरे का लड़का है, राजा बन गए। ऐसे अनेकों एग्जाम्पल है। मैं आता हूं इस बात पे कि ये जो कास्ट सिस्टम हुआ है इसकी क्या उपयोगिता है। स्वाभाविक सी बात है, बहुत लंबी चर्चा के बाद हुआ होगा। लेकिन ये डिमांड कौन कर रहा था? डिमांड कर रहे थे लालू यादव कर रहे थे, राहुल गांधी कर रहे थे, बाकी लोग कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? क्या उनकी मंशा भारत में कोई भले की थी? नहीं। जितनी पार्टियां ये लालू हो चाहे या राहुल गांधी डिमांड कर रहे थे, वो ले दे के पहले उनकी खटाखट वाली स्कीम फेल हो गई, फटाफट वाली स्कीम फेल हो गई, 1-1 लाख रुपए दूंगा, वो फेल हो गई 2024 वाले चुनाव में। अब वो इस पे कर रहे थे कि कैसे भी करके हमको अगले चुनाव में मुस्लिम्स की एक मुस्तोड़ मिल जाए और हिंदू आपस में बट जाए। और पिछले 2 चुनावों से, विधानसभा चुनावों से लगातार 2-3 जो नारे थे बड़े सुपरहिट हुए कि बटेंगे तो कटेंगे। एक और नारा था घटेंगे तो कटेंगे, और एक और नारा था एक है तो सेफ है। उसने काम किया। महाराष्ट्र चुनाव जीते, हरियाणा चुनाव जीते, ऐसे चुनाव जीते भी। मेरा मानना है कि जाति जनगणना हो या ना हो, उससे पहले भारत में और भी कई जनगणना की जरूरत है। भारत में घूसखोरों की जनगणना की जरूरत है, कमीशन खोरों की जनगणना होनी चाहिए, मिलावट खोरों की जनगणना होनी चाहिए, काला बाजारियों की जनगणना होनी चाहिए, नशा तस्करों की जनगणना होनी चाहिए, मानव तस्करों की जनगणना होनी चाहिए। भारत में माओवादियों की जनगणना होनी चाहिए, नक्सलियों की जनगणना होनी चाहिए, अलगाववादियों की जनगणना होनी चाहिए। भारत में स्लीपर सेल की जनगणना होनी चाहिए। भारत में PFI जैसे जिहादी संगठन है उनकी जनगणना होनी चाहिए। भारत में जितने भारत में अराजकता फैला रहे हैं इनकी जनगणना होनी चाहिए। भारत में जो अवैध हथियारों का कारोबार करते हैं इनकी जनगणना होनी चाहिए। बालू माफियाओं की जनगणना होनी चाहिए, खनन माफियाओं की जनगणना होनी चाहिए। भारत में जो भ्रष्ट हवलदार हैं, जो थानेदार हैं, जो पेशकार हैं, जो तहसीलदार हैं, इनकी जनगणना होनी चाहिए। भारत में भ्रष्ट नेताओं की जनगणना होनी चाहिए। भारत में भ्रष्ट नौकरशाहों की जनगणना होनी चाहिए। भारत में भ्रष्ट कलेक्टर कप्तान की जनगणना होनी चाहिए। जनगणना मेरा मानना है कि सबसे पहले इनकी जनगणना होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा है नहीं कि जनगणना होने के बाद थाने पे कोई दलित जाएगा तो थानेदार उसको सैल्यूट मारेगा। इस जनगणना के बाद मुझे नहीं लगता कि लेखपाल, पटवारी और जो कानून गो है वो दलितों से पैसा लेना छोड़ देगा। इस जनगणना के बाद मुझे ऐसे नहीं लगता कि भारत में पुलिस सिस्टम ठीक हो जाएगा, जुडिशियल सिस्टम ठीक हो जाएगा। दलितों के कल्याण के लिए जो सबसे प्रमुख चीज हो सकती है कि भारत में यूनिफॉर्म एजुकेशन लागू किया जाए।
भाई अगर हमारा उद्देश्य ये है कि इस जनगणना के जरिए हम ऐसी पॉलिसीज लाएंगे जिससे सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, समान अवसर मिले, तो उसके लिए तो सबसे बढ़िया ये है कि भारत में यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम लागू कर दिया जाए। बाबा साहब अम्बेडकर यही कह के गए। बाबा साहब अम्बेडकर क्या क्या दलितों के लिए करना चाहते थे वो संविधान में लिखा हुआ है। जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ये कह रहे थे कि अगर दलितों का उत्थान करना है तो हमें मजदूर और मालिक के बच्चे की किताब एक करना पड़ेगा, हमें ऊपर नीचे सबकी किताब एक करनी पड़ेगी, तब उनके अंदर समान भाव आएगा। और हमारे देश में सिस्टम था, राम और निषाद राज एक साथ एक गुरुकुल में पढ़े, कृष्ण और सुदामा एक साथ एक गुरुकुल में पढ़े, दशरथ और सुमंत एक साथ एक स्कूल में पढ़े। हमारे देश में तो गरीब अमीर की किताब एक ही होती थी, गरीब अमीर एक साथ स्कूल में पढ़ते थे। ये तो अब सिस्टम गड़बड़ हो गया कि मंत्री का बच्चा अलग की स्कूल में पढ़ता है और संतरी का बच्चा अलग स्कूल में पढ़ता है, कलेक्टर का बच्चा अलग स्कूल में पढ़ता है और कप्तान का बच्चा अलग स्कूल में पढ़ता है और चपरासी का बच्चा अलग स्कूल में पढ़ता है। तो ये इस देश में अगर यूनिफॉर्मिटी लानी है, इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी लाना है, सबसे बढ़िया है कि भारत में यूनिफॉर्म एजुकेशन लागू किया जाए, वन नेशन वन सिलेबस लागू किया जाए, वन नेशन वन करिकुलम लागू किया जाए, सब अपनी अपनी मातृभाषा में पढ़ें, किताब एक हो। दुर्भाग्यवश हमने एजुकेशन सिस्टम को एजुकेशन माफियाओं के हवाले छोड़ दिया है। 5 लाख करोड़ का कोचिंग का कारोबार चल रहा है, लगभग 2 लाख करोड़ का प्राइवेट स्कूलों का कारोबार चल रहा है। स्कूल में लूट मची हुई है, 10,000 फीस, 15,000 फीस, 20,000 फीस, 30,000 फीस, महीने की फीस चल रही है, 50-50 हजार रुपए स्कूलों की किताब मिल रही है। किताब माफिया हर साल किताबों का एक पन्ना बदल के कहते हैं जी अब तो पुरानी किताब चलेगी नहीं, अब तो नई किताब लागेगी। 2 पन्ना उसमें बदलते हैं, कहते हैं पुरानी किताब खत्म, अब नहीं चलेगी। ये जो हमने लूट का दिया था, वास्तव में दलितों का कल्याण करना था तो ये करना था। इस जनगणना से मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन इससे फायदा कैसे निकालेंगे? क्योंकि रामविलास जी दलित, रामनाथ कोविंद जी भी दलित, और जो गांव का राम कुमार, श्याम कुमार, महेश कुमार वो भी दलित, जिसके पास जो राशन लेता है। फिर दोनों को एक तराजू पे कैसे तोलेंगे? द्रौपदी मुर्मू जी, माननीय राष्ट्रपति जी भी दलित हैं, आदिवासी हैं, और कालाहांडी में भी आदिवासी रहते हैं, छत्तीसगढ़ में भी आदिवासी रहते हैं। उनके बीच में कैसे भेदभाव करेंगे? खड़गे जी भी दलित हैं और भारत में और भी दलित हैं, बहन मायावती भी दलित हैं और भारत में और भी दलित हैं। तो क्या ये जितने खड़गे जी हैं, रामविलास जी के परिवार है, रामनाथ कोविंद जी का परिवार है, बहन मायावती जी का परिवार है, और भी जो लोग जिनकी मतलब वार्षिक आय 1 लाख रुपए से ज्यादा हो चुकी है, क्या इनका रिजर्वेशन खत्म करके बाकी दलितों को दिया जाएगा? ये भगवान जाने क्या होगा। अगर इस पूरे के पूरे इस जनगणना के बाद ये फार्मूला लाया गया कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो फिर तो मुस्लिम भी है, बिल्कुल क्या उनको भी रिजर्वेशन दिया जाएगा संख्या के आधार पर अगर ये चलेगा? तो फिर अगर रिजर्वेशन दिया गया तो सबसे बड़ा ये होगा कि आज की डेट में हमारी क्रीम सब बाहर निकल जा रही है। जितनी भारत की बेस्ट क्रीम है वो भारत में टिक नहीं रही है, चाहे वो IITian जो IIT करने वाले हैं, चाहे अच्छे कॉलेज से मेडिकल करने वाले हैं, चाहे अच्छे कॉलेज से MBA करने वाले हैं। जो भी भारत की क्रीम है वो ऑस्ट्रेलिया जा रही है, अमेरिका जा रही है, फ्रांस जा रही है, जापान जा रही है, सिंगापुर जा रही है, चाइना जा रही है, सब शिफ्ट होते जा रहे हैं। और अगर ये इस पूरी जनगणना के बाद फिर हमने कुछ और किया तो ब्रेन ड्रेन शुरू हो जाएगा, और ब्रेन ड्रेन जहां होता है वो देश नरक बन जाता है। पाकिस्तान में क्यों इतनी अराजकता फैली है? क्योंकि पाकिस्तान में जो थोड़ा सा भी समझदार परिवार है वो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के लंदन भेज दे रहा है, अमेरिका भेज दे रहा है, कहीं और वो शिफ्ट हो जा रहे हैं। तो अंत में क्या हुआ? पाकिस्तान में केवल वही बैठे जो खुराफाती रह गए, वहां के नेता बैठे, वहां के नौकर साहब बैठे, वो लूटते रहे, वो करते रहे। इस देश में अगर दलितों का उत्थान करना है तो समान शिक्षा के अलावा जो सबसे बड़ा काम करना चाहिए, भ्रष्टाचार खत्म करना चाहिए। इस देश के दलित, शोषित, पिछड़े सबसे ज्यादा परेशान है भ्रष्टाचार के कारण। उनके हिस्से की सारी चीजें बीच में लोग खा जाते हैं। मतलब मैं तो गांव का आदमी हूं, मेरे पिताजी खेती करते हैं और आज भी मेरा गांव से आना जाना रहता, मुझे पता है गांव में क्या चलता है। जो टॉयलेट वाली स्कीम है ना, जो पैसा मिलता है, तो टॉयलेट देने से पहले उस गरीब से 2,000 रुपए एडवांस ले लेते हैं पार्षद और प्रधान वहां के, और वहां के जो बाबू होते हैं, जो क्लर्क होते हैं, जो ब्लॉक वगैरह में काम करते हैं, 2-2 हज़ार रुपए लेके टॉयलेट देते हैं। जो मुफ्त वाला मकान जाता है उसमें कम से कम 10,000 15,000 रुपए ले लेते हैं, फिर मकान देते हैं।
दलितों का उत्थान करना है तो भ्रष्टाचार खत्म करें, जिससे जो मुफ्त मकान दे रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी का बन सके। दलितों का उत्थान करना है तो भ्रष्टाचार खत्म करें, जिससे जो टॉयलेट दे रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी की टॉयलेट बन सके। नहीं तो स्ट्रक्चर खड़ा हो जा रहा है, ढांचा खड़ा हो जा रहा है, उसकी न ठीक से टंकी बन रही है, न अच्छी उसकी कमोड है, और वो चौक हो जाती है, वहां बदबू आती है, टॉयलेट बन जाती है, लोग उसमें जाते नहीं, बाहर खेत में चले जाते हैं। दलितों का उत्थान करना है तो सबसे पहले जो उनको उनकी किताब और अमीरों की किताब एक कर दें। नहीं तो आप मुझे बताओ, मान लो चलो रिजर्वेशन बढ़ा भी दिया, ठीक है, पहली बात तो सरकारी नौकरी है कितनी? 1 लाख नौकरी भी नहीं साल में, 1 लाख भी नहीं है टोटल। आप मुल्क केंद्र की सारी सरकारी नौकरी जोड़ लीजिए, सभी राज्यों की नौकरी जोड़ लीजिए, 1 लाख नौकरी निकलती है। उस 1 लाख नौकरी में अभी 50% रिजर्वेशन है, तो चलो 50 मतलब 27% उसमें ओबीसी का हो गया और बाकी 23% SC/ST का हो गया। चलो हम मान रहे हैं भैया अपने रिजर्वेशन को बढ़ा के 75% कर दिया, तो अभी क्या हुआ, 1 लाख नौकरी में से पूरा ओबीसी SC/ST को 50,000 नौकरी मिल रही थी। रिजर्वेशन बढ़ाने कितना हो जाएगा? 75%। तो ठीक है, 75,000 मिल जाएगी, 25,000 और मिल जाएगी दलितों को। क्या उससे दलितों की समस्या खत्म हो जाएगी? नहीं। दलितों के जो, मेरा मानना है कि एक छुआछूत की भावना है। छुआछूत की भावना क्यों है? क्योंकि हमने यहाँ भारत में हम मैकाले मिशनरी और मदरसा एजुकेशन सिस्टम लागू करके बैठे हुए, हमने अपना गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था लागू ही नहीं किया। गुरुकुल वैदिक शिक्षा व्यवस्था लागू करते तो छुआछूत अपने आप खत्म हो जाता। मैं कई बार ये कह चुका हूं, ये जो पूरी समस्या आई है पिछले 2000 के साल की समस्या है, 2000 साल के पहले ये समस्या नहीं थी। ठीक है, लेकिन अब वापस मुद्दे पर अगर हम आए तो इससे क्या फायदा होगा या क्या नुकसान होगा, वो मैं अभी तक नहीं समझ पाई। नुकसान तो मैंने आपको पहले बता दिया, नुकसान इससे ब्रेन ड्रेन का खतरा है। ठीक है, लोग पलायन करेंगे, अच्छा टैलेंट यहाँ रुकना नहीं चाहेगा, धीरे धीरे करके अगर सरकारी नौकरी मतलब अगर पूरे इसका एक उद्देश्य है कि हमको सरकारी नौकरी में रिजर्वेशन बढ़ाना है और प्राइवेट नौकरियों में रिजर्वेशन बढ़ाना है, तो केवल स्टूडेंट नहीं पलायन करेंगे, कंपनी जिसको चाहिए ना चलाना, कोई भी प्राइवेट कंपनी करने वाला, या जैसे मान लो आपका चैनल चल रहा है, अब आपके चैनल में नियम आ जाए कि भैया 5 एंकर में से 2 SC एंकर होंगे, 2 ST एंकर होंगे और फलाने ऐसे, अगर ये नियम आ जाए, आपके मालिक ये क्या बोलते हैं, ये स्टूडियो बंद करके ना कुछ और काम करेंगे। क्यों भैया? प्राइवेट काम करने वाला कभी ये नहीं चाहता उसके ऊपर कुछ थोपा जाए, बिल्कुल, वो क्वालिटी चाहिए उसको। जो मीडिया चला रहा है उसको क्वालिटी के एंकर चाहिए, जो फैक्ट्री चला रहा है उसको क्वालिटी के इंजीनियर चाहिए, हॉस्पिटल चलाने वाले को क्वालिटी का डॉक्टर चाहिए। वो क्वालिटी में कंप्रोमाइज नहीं करना चाहता, तो फिर धीरे धीरे यहां से उद्योग व्यापार भी शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा। इसलिए आपने पलायन कहा। केवल टैलेंट का पलायन नहीं होगा, उद्योगों का पलायन होगा। और अगर घर वापसी हो गई तो व्यापार का पलायन। हाँ, इसको अगर थोड़ा सा ठीक से यूज किया, मैंने कहा ना ये दुधारी तलवार है, अगर इसको ढंग से यूज किया तो एक घर वापसी का नया रास्ता खुलेगा। घर वापसी का रास्ता कैसे खुलेगा? क्योंकि अब ये पहली बार इसमें होगा कि इसमें पूछा जाएगा, सबसे कास्ट पूछा जाएगा, चाहे वो क्रिश्चियन होगा, चाहे वो जो कन्वर्ट होकर मुस्लिम बन गया उनसे भी कास्ट पूछा जाएगा। अब स्वाभाविक सी बात है, मान लीजिए एक सब्जी का काम करने वाला जो सैनी है वो हिंदू है, उसके बगल वाला भी जो मुस्लिम है वो भी बता रहा है जी हम तो सैनी हैं, हम भी जो सब्जी वाला काम करते हैं, तो धीरे धीरे ग्रेजुअली शिफ्ट होना आसान हो जाएगा, रोटी बेटी का रिश्ता करना आसान हो जाएगा, घर वापसी इससे एक संभावना बनेगी। लेकिन अगर इसको इसके लिए यूज किया, मतलब ये तो अभी ऐलान हुआ है, इसके जो चीजें होंगी उस पर डिपेंड करेगा कि ये फायदे में जाएगा कि इस पूरी जनगणना को कितनी ईमानदारी से किया जाएगा, इस पूरी जनगणना को किस इंटेंशन के साथ किया जाएगा। करेक्ट। इस जनगणना का उद्देश्य केवल अगर राजनीतिक लाभ होगा तो ये पूरी कवायद बेकार हो जाएगी। अगर इसका उद्देश्य केवल इसलिए कि इससे जो आंकड़े आएंगे, मतलब कुल मिलाकर आप ऐसे समझो कि भाला है आपके घर में, अब भाला से आप अंदर ही लड़ते हो उस भाले को लेके, तो परिवार में 1-2 लोग मारे जाएंगे, और उस भाले को आपने रखा है बाहर से चीजों से रक्षा करने के लिए, तो बाहर से आप उससे सुरक्षित भी रहेंगे। ये जो जनगणना है, इसका अगर ठीक से उपयोग किया गया तो घर वापसी के लिए बहुत बड़ा टूल हो सकता है ये। क्यों? क्योंकि जो इधर हरिजन है जो उधर हरिजन है, उन दोनों को आसानी से जोड़ना आसान हो जाएगा। ठीक है। जो इधर कुम्हार है जो उधर कुम्हार है, जो इधर जुलाहा है जो उधर जुलाहा है, जो इधर का नाई है जो उधर का नाई है, जो इधर का धोबी है जो उधर का धोबी है, अल्टीमेटली ऐसे तो है, उनको जोड़ना आसान हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं उससे घर वापसी की संभावना बनेगी। लेकिन फिर वही बात है कि इसका बाद में
वो कहते नहीं उस तरह किसके हाथ में है, हाँ, ये डिपेंड करता ये है डिपेंड करता कि वो है क्या करेगा वो उस क्या तरह से। करेगा। वो छुरा किसके हाथ में है, छुरा आपके हाथ में है, आप सब्जी काटोगे, छुरा किसी उसके हाथ में लग जाएगा, वो गला भी काट देगा। तो छुरा की, तो ये जातिगत जनगणना का आंकड़ा कैसे यूज होगा ये भविष्य बताएगा। चलिए ठीक है, तो भविष्य के ऊपर इसको छोड़ देते हैं, लेकिन मुझे लगता है इतना अभी के लिए समझना दर्शकों के लिए काफी रहेगा। शुक्रिया अश्वनी जी ये जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। बाकी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा। नमस्कार।